लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था और हमने ये देख लिया था कि किस तरह डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन वी हैव डन। अब हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया और एक हमने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए। आई होप वो आप सभी ने कर लिया होगा। बस एक ही स्टूडेंट ने मुझे आंसर उसका सेंड किया था, तो इसका मतलब बाकी स्टूडेंट जो है वो सीरियसली नहीं लेते किसी भी बात को। तो देख लीजिए भाई, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो भैया मेहनत वगैरह करें, और अगर नहीं ऐसे ही गिरते पड़ते 12th पास कर लेनी है, गिरते पड़ते आगे बढ़ना है, तो आप लोगों की मर्जी है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। एक हमारे पास पॉइंट आता है और वो ये है कि जिस तरह से हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ रहे थे, तो हमने आपको ये बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए की फॉर्मेशन हो गई। इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का जो हमने अभी रिसेंट मैकेनिज्म पढ़ा है, इतना मैकेनिज्म होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। यानी कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में बस यही 3 स्टेप होते हैं, और इन 3 स्टेप के बाद जो आरएनए बन के आएगा वही फंक्शनल होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन अगर जो यूकैरियोट्स की बात की जाए तो यूकैरियोट का जो डीएनए है, जैसे ये यूकैरियोट्स का डीएनए है, यूकैरियोट के डीएनए के अंदर हमें 2 सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, 2 तरह के पार्ट्स, 2 तरह के एरिया देखने को मिलते हैं, 2 डिफरेंट एरिया देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपको ये शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको प्लेन एरिया। तो बीच बीच में आपको शेडेड एरिया और प्लेन एरिया दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जो ये प्लेन एरिया हैं ये कहलाते हैं इंट्रॉन्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी प्लेन कहेंगे एक्सॉन E1, और शेडेड एरिया को हम बोल रहे हैं इंट्रॉन्स, इसको बोलते हैं I1। ये हो गया E2, I2, E3, I3, E4, I4, E5, I5, E6। E स्टैंड्स फॉर, E हो गया एक्सॉन और I हो गया इंट्रॉन। ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है? एक्सॉन और इंट्रॉन यूकैरियोट्स के डीएनए के अंदर पाए जाने वाले वो एरिया हैं या वो सीक्वेंस हैं। यदि मैं एक्सॉन की बात करूं तो एक्सॉन वो सीक्वेंस है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड इसमें ट्रांसलेशन भी होगा। ट्रांसलेशन का मतलब इसमें डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन भी बनेगा। जबकि इंट्रॉन वो एरिया होते हैं जिनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता इनके अंदर। मतलब इसमें डीएनए से आरएनए तो बन जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं बनेगा। तो हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक्सॉन डीएनए के वो एरिया होते हैं जो कोडिंग रीजन होते हैं। कोडिंग रीजन का मतलब डीएनए का वो एरिया जो किसी फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन करे वो कहलाएगा एक्सॉन, और डीएनए का वो एरिया जो कोई फंक्शनल प्रोटीन ना बना पाए वो कहलाएगा इंट्रॉन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से इंट्रॉन्स डीएनए से आरएनए के अंदर चला जाता है। मतलब जैसे हमने ये डीएनए बनाया, इस डीएनए में
जब होगा क्या, इस डीएनए में हुआ, ये हो गया आपका डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए ऑफ यूकैरियोट। अभी समझिएगा ना, फिर बनाइएगा। ये यूकैरियोट का डीएनए हो गया, इसके अंदर हो गया क्या, इसके अंदर हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए बना। तो अब जो आरएनए बना है, इस आरएनए में आप देख रहे हैं एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, बीच बीच में आपको एक्सॉन दिखाई दे, इंट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इंट्रॉन्स क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो जब तक ये इंट्रॉन यहां से रिमूव नहीं होंगे, नहीं निकलेंगे, तब तक प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, होमोजेनस प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो ये इंटरप्टेड यूनिट है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका आरएनए। और ऐसा आरएनए जिसके अंदर इंट्रॉन्स देखे जाएं, ये कहलाएगा इमैच्योर आरएनए या फिर हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए बनते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HNRNA। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन इंट्रॉन्स को यहां से रिमूव करना है और एक्सॉन को आपस में जोड़ना होगा। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आरएनए के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं, और उन मॉडिफिकेशंस को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये जो हमने आपको अभी सारी बातें बताई, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। एक्सॉन, इंट्रॉन क्लियर हो गया क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए नोट करके, इन द DNA of eukaryotes, two different areas in the DNA of eukaryotes, two different areas are present. Two different areas are present, that is axon and intron. That is axon and intron. Axon and intron. अब सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन के बारे में लिखिए, these are coding regions. These are coding regions which form functional protein. These are coding regions which form functional proteins. Which form functional protein. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्सॉन के अंदर ही they undergo both transcription and translation. They undergo both transcription and translation. और ट्रांसलेशन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस।
अब सेकंड रीजन के बारे में लिखेंगे, हेडिंग दीजिए इंट्रॉन, और इंट्रॉन के बारे में लिखो these are non-coding region, these are non-coding region which do not form any protein, which do not form any protein. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they undergo transcription but they undergo transcription but not translation. They undergo transcription but not translation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंट्रॉन्स के लिए, introns also called जंक डीएनए या फिर जंक डीएनए और इंटरवीनिंग सीक्वेंस, जिसको हम लोग IVNS बोलते हैं, इंटरवीनिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस हैं जो कोई प्रोटीन नहीं बनाते। अब क्या करें, आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये डीएनए बनाइए इस तरीके से और इसमें ट्रांसक्रिप्शन शो करिए और ये बना दीजिए आरएनए। ये डायग्राम ड्रॉ करिए। डन भाई, बना लिया ये। अब देखिए, एक बात हमने समझी है और वो ये है कि जैसे हम एक डीएनए की बात करते हैं, ये डायग्राम और बना लिया होगा, उसके बाद लिखिएगा ये। यदि मैं डीएनए की बात करूं, एक डीएनए जिसमें एक्सॉन है प्लस इंट्रॉन है, इनको मिला के बोला जाता है स्प्लिट जीन। ठीक है, तो आपसे यदि पूछेगा स्प्लिट जीन क्या है, तो इन अ डीएनए एक्सॉन प्लस इंट्रॉन इज इक्वल्स टू स्प्लिट जीन। एक डीएनए जिसमें डीएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों को मिला के स्प्लिट जीन बोलते हैं। अब देखो, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हमारे पास जो हेट्रोजीनस आरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आया है या जो इमैच्योर आरएनए है, इसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना है, और जब इसमें से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो ये आरएनए मैच्योर हो जाएगा, और इसके लिए इस आरएनए में होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो हेडिंग दीजिए आप पोस्ट
ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यही वाला मैकेनिज्म हमें आज पढ़ना है कि किस तरह से होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो हेडिंग दीजिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, यदि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात ये कहाँ होता है, तो इट इज टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा और इसमें होता क्या है, ये आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स को रिमूव करने का सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो इट इज सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस इन आरएनए टू रिमूव to remove to remove introns to remove introns। ये एक सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस है आरएनए के अंदर जो कि क्या करता है, इंट्रॉन्स को रिमूव करता है। ठीक है, और इसके होने के बाद जो हमारे पास फाइनली आरएनए आएगा वो कहलाएगा मैच्योर आरएनए या होमोजेनस आरएनए, और फिर ये आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। खैर वो प्रोसेस आगे देखते हैं। अब हम इस प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि कैसे होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक आरएनए बनाते हैं। ये है हमारा इमेच्योर आरएनए जिसके अंदर ये जो साइट है ये है इंट्रॉन्स, इसमें ये इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स इंट्रॉन, ये बाकी हो गया एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। ठीक है, और ये आरएनए कहलाएगा एचएन आरएनए। इसकी ओरिएंटेशन है 5 प्राइम 3 प्राइम। ये आरएनए बना था। अब इस आरएनए के अंदर होंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है 5' कैपिंग। पहला स्टेप होता है कैपिंग। कैपिंग में क्या होगा, यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 7mg। 7mg ये क्या होगा, ये इसके 5th एंड पर जाके ऐड हो जाएगा। ये क्या होगा, ऐड ऑन 5th टर्मिनल ऑफ HNRNA। HNRNA के 5वें एंड पर जाकर ये अटैच हो जाएगा। तो 5वें एंड पर
5वें एंड पर क्या हुआ, ये जो 5 मिथाइल गुआनोसिन की कैप है ये जाके अटैच हो गई। ये है आपका 7 mg, ठीक है। तो 5 डैश पर कैप हो गया अटैच, 5th टर्मिनल, 3 टर्मिनल, ये हो गया इंट्रॉन्स और ये होगा एक्सॉन। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम से समझ में आ रहे हैं। तो पहला स्टेप हो गया कैपिंग। कैपिंग के बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा टेलिंग। और टेलिंग में क्या होगा, यहाँ पर एट थर्ड एंड a polyadenyl टेल अटैच कर जाएगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको डायग्राम पे। फाइव एंड, 3 एंड, 5वें एंड पर एक तो ये कैप अटैच हो गया है, और थर्ड एंड पर क्या हो गया, पॉलीएडेनाइन का टेल अटैच हो गया। ये क्या है, पॉलीएडेनाइल टेल, और इसमें है लगभग कंटेन 200 to 300 एडिनोसाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया इसमें टेलिंग। अब देखिए कैपिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है वो है गुआनाइल ट्रांसफरेज, गुआनाइल ट्रांसफरेज। और यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है टेलिंग के लिए, ये है पॉली एडेनाइल पॉलीमरेज, पॉली एडेनाइल पॉलीमरेज, पॉली एडेनाइल पॉलीमरेज, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगा जिसमें क्या होगा, SNRNP, जो SNRNP है ये इंट्रॉन के साथ बाइंड करके स्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेगी। तो अब होगा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप। अब क्या होगा, जो SNRNP है, SNRNP combine with introns to form स्प्लाइसोम, स्प्लाइसोम बना देगा ये। SNRNP इंट्रॉन से बाइंड करके स्प्लाइसोम बनाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको।
और यहाँ पर क्या हुआ, SNRNP इनके साथ कंबाइन कर गया, तो कंबाइन करने से ये बन गया आपका स्प्लाइसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला गया है स्प्लाइसोम। कैसे बना ये, SNRNP के इंट्रॉन के साथ कंबाइन करने से बन गया स्प्लाइसोम। ये इंटरमीडिएट स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा स्प्लाइसिंग। अब होगा इसमें थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, इन दिस स्टेप लाइजिंग एंजाइम कट दी स्प्लाइसोम। स्प्लाइसोम कट कर देगा, कट करेगा तो स्प्लाइसोम के साथ क्या इंट्रॉन्स है, और ये इंट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जब ये कट करेगा तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर इंट्रॉन्स रिमूव हो गए। इंट्रॉन्स रिमूव हो गए और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद ये अभी स्प्लाइसिंग ही चल रहा है। इसमें क्या होगा, फिर इसमें जो एक्सॉन है, एक्सॉन्स joined by RNA ligase, RNA ligase इन एक्सॉन को आपस में ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन कर देगा तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। RNA एक्सॉन ज्वाइंट हो गए। ये हो गए आपके एक्सॉन ज्वाइन। ज्वाइनिंग के बाद अब इसमें क्या होगा, फाइनली लास्ट स्टेप होगा प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग होगी, एडिटिंग होगी, और फाइनली आपके पास आ जाएगा मैच्योर आरएनए। तो फाइनली हमारे पास आ गया ये मैच्योर आरएनए, जिसको हम बोलेंगे एमआरएनए। ये है हमारा मैच्योर एमआरएनए। तो ये हो गया एमआरएनए, या इसको बोलते हैं होमोजेनस एमआरएनए, या इसको बोल सकते हो आप मैच्योर आरएनए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप क्लियर हो गए आपको। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में हमने 3 स्टेप देखे, 3 मेन स्टेप देखे। पहला देखा कैपिंग, दूसरा देखा हमने टेलिंग, तीसरा हमने देखा स्प्लाइसिंग, और इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप देखा हमने स्प्लाइसोम की फॉर्मेशन होना। और फाइनली ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फंक्शनल और मैच्योर होमोजेनस एमआरएनए आ जाता है। हम लोगों ने आरएनए जब पढ़ा था तो हमने आरएनए में कुछ के स्ट्रक्चर देखे थे। टीआरएनए का देखा था हमने स्ट्रक्चर प्रॉपर, और आरएनए का देखा था। हमने एमआरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था कि जब आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा देंगे उसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये है फाइनल स्ट्रक्चर आपके एमआरएनए का। तो ये आप बना लीजिए पूरा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से, और यदि इस प्रोसेस में कोई आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हो सकता है आप लोगों से ये पूछा जाए। इसे ड्रॉ करिए।
अच्छा, एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं, आज है सैटरडे और कल आप लोगों की एक क्लास है एक्स्ट्रा बायो की, और उसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 से 11। ठीक है जी, तो मिस मत करिएगा, क्लास ज्वाइन करिएगा कल। लिंक मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। तो कल सुबह 10 से 11 आपकी बायो की क्लास होगी। डन भाई, बना लिया सभी ने? ये लिखें एक पॉइंट इसके बारे में अब। चलिए लिखिए। The RNA ligase, the RNA ligase form the phosphodiester bond. The RNA ligase form the phosphodiester bond to join the axons, and it is also called sealing of axon. It is also called sealing of axon. Next point लिखिए। After completion of post-transcriptional modification, after completion of post-transcriptional modification, the homogeneous mRNA or mature mRNA will obtain. The homogeneous mRNA or mature mRNA will obtain. Next point लिखिए। This mRNA now transfer from nucleoplasm to cytoplasm, transfer from nucleoplasm to cytoplasm for ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। तो ये हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया और हमने ये समझ लिया कि भाई यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को एक बार हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के डिफरेंस के बारे में। यानी कि एक तरफ हम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, और यहाँ लिखते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स।
तो यदि जो प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसमें हम लिखेंगे टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जबकि यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोप्लाज्म। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है पूरे प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए। तो हम ये लिख देंगे प्रोसेस कैटेलाइज बाय ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जबकि इसमें क्या होता है? प्रोसेस जो है वो कैटेलाइज हो रहा है बाय 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। इसके अलावा हम प्रोकैरियोट्स में बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होते। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन डू नॉट अकर, जबकि इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन अकर। और हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म, जबकि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। ये डिफरेंस आपको आने चाहिए। अब डिफरेंस क्लियर करने के बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से हम ये समझेंगे कि जो हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हमारे यूज हुए हैं मॉलिक्यूलर सिंथेसिस में, मतलब डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में कौन कौन से एंजाइम यूज हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो यहाँ हम हेडिंग देते हैं डिफरेंट एंजाइम यूज्ड इन मॉलिक्यूलर सिंथेसिस, मतलब डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं। तो इसमें ना हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले रहेगा यहाँ पर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ रहेगा नेम ऑफ एंजाइम। नेम ऑफ एंजाइम के बाद रहेगा कि वो किसको एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है। तो यूज्ड टेम्पलेट, इसका टेम्पलेट क्या है और ये एंजाइम क्या सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज। और इस एंजाइम का फंक्शनल नेम क्या है, फंक्शनल नेम ऑफ एंजाइम।
बहुत सिंपल टेबल है, अभी आपको देखो बनाते बनाते याद हो जाएगी। नंबर 1, जैसे सबसे पहला हम लेके चलते हैं, एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 या 3। तो ये टेम्पलेट किसको यूज करता है? ये डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा। और इस एंजाइम से बनेगा क्या? इस एंजाइम से डीएनए बनेगा। जो टेम्पलेट यूज कर रहा है उसको तो लिखेंगे डिपेंडेंट, और जो बना रहा है वो हो जाएगा पॉलीमरेज। तो डीएनए टेम्पलेट है ना इसका, तो इसका फंक्शनल नेम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका पूरा नाम है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज कर रहा है और डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड अगर देखेंगे हम, सेकंड है आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। ये डीएनए को ही एज ए टेम्पलेट यूज करता है, लेकिन आरएनए सिंथेसाइज करता है। तो इसका फंक्शनल नेम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 है आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज। ये डीएनए को यूज करता है एज ए टेम्पलेट की तरह और आरएनए बनाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसके बाद फोर्थ वन जो हमारे पास में है वो आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये टेम्पलेट यूज करता है वायरल आरएनए। आरएनए को टेम्पलेट यूज कर रहा है, लेकिन बनाता है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इसका नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद होनी ही होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी। तो ये हमने टेबल समझ ली और यहाँ हमने अपने ट्रांसक्रिप्शन को एंड कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया हमारा यहाँ पर आके। अब हमें पढ़ना है जेनेटिक कोड्स के बारे में, और लास्ट स्टेप पढ़ना है ट्रांसलेशन, जो सेंट्रल डोगमा का सबसे लास्ट वाला स्टेप है ट्रांसलेशन। तो लगभग चैप्टर आपका ये आधे से ज्यादा हो चुका है। अब इसमें ट्रांसलेशन रह गया है, उसके बाद इसमें रह गया है आपका ऑपेरॉन सिस्टम, और दो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और दूसरा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे, 4 एक टॉपिक इसके अंदर बचे हैं। लेकिन ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले हमें जेनेटिक कोड्स पता होने चाहिए, कोडिंग सीक्वेंस पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो ये सारी बातें, जेनेटिक कोड्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तो आज आप लोग इसको पूरा अच्छे से करके रखिएगा, अच्छे से पढ़ के रखिएगा, और बाकी कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल हमारी क्लास होगी संडे को, और टाइमिंग रहेगी आपकी 10 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, तो मिस मत करिएगा, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा, और यदि आप जेनेटिक कोड नहीं समझ पाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो जेनेटिक कोड हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।